मित्रों, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद हम लोग लाइव कन्वर्सेशन के लिए जा रहे हैं और आप लोग जुड़िए, देखते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपनी आपस में मिल बैठ के सेहत ठीक करेंगे। और जो मेरे मित्र जो है अपने सवाल पूछना चाहें वो सवाल भी ज़रूर लिख करके भेजें। आज हम लोग, देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ठीक रखा जाए। और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है कि हम लोग जो है अपना खान पान ठीक करें। एंड जब खान पान ठीक करने की बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें अपने खाने की क्वालिटी ठीक रखनी है, हमें अपने खाने की क्वांटिटी ठीक रखनी है, हमें खाने के कॉम्बिनेशंस को ध्यान देना है। फिर उसके बाद आता है खाना खाने का समय और खाना खाने का तरीका। तो बेसिकली 5 चीज़ें हमें ठीक करनी है। मैं सदा बोलता हूँ क्वालिटी काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है, क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में है। अगर आप जानना चाहें कि कैसे हम जानें कि हमारी जो खाने की क्वांटिटी जो हम खा रहे हैं वो ठीक खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कैसे हमें पता चलेगा, तो हमें जो है सीधा सा तरीका ये है कि जब आपको ये लगे कि अभी आप थोड़ा और खा सकते हैं और आप अपनी रसनेंद्रिय, अपनी जीवा पे कंट्रोल कर लें, तो मतलब मोटे मोटे तौर पे आप ये मान सकते हैं कि आपने जो पेट है उसको ठीक से इंसाफ किया उसके साथ। आयुर्वेद लिखता है कि पेट जो है उसके 4 हिस्से होने चाहिए जब हम खाना खाएं। 2 हिस्सा सॉलिड के लिए, 1 हिस्सा लिक्विड के लिए और 1 हिस्सा एयर के लिए। सॉलिड, हमारा जो सॉलिड है वो कितना होता है, अब आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात आपको बताना चाहूँगा। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर के थाली का ऑर्डर करते हैं तो वो थाली जिसमें सब्जी है, 2 तरह की, दाल भी है, रोटी भी है, चावल भी हैं, थोड़ा सा पापड़ भी है, एक मिठाई का पीस भी होता है, अमूमन उसका वजन जो है लगभग 400 ग्राम के आसपास होता है। और वो थाली खाने के बाद जो है आपका पेट ऊपर तक भरा होता है। सो मोटे मोटे तौर पे आप समझ जाइए कि हमारे एक सामान्य व्यक्ति के पेट की क्षमता मैक्सिमम लगभग 400 से 500 ग्राम तक की खाने की होती है। उस 400-500 ग्राम को अगर आप 400 में बांटें तो मतलब हम बात कर रहे हैं लगभग 125 ग्राम। तो 2 हिस्सा, मतलब वो व्यक्ति जो 250 ग्राम खाना, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। देखिए, वेरिएशन हो सकता है, आपकी अग्नि बल के हिसाब से आपकी भूख कम या अधिक हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति लगभग 250 ग्राम यानी कि पेट का आधा भाग सॉलिड से भरता है, सॉलिड्स कहने का मतलब है रोटी, चावल, सब्जी, और 1 हिस्सा लगभग 125 ग्राम लिक्विड से भरता है। लिक्विड मतलब पानी। तो इसलिए मैं सदैव बोलता हूँ कि आजकल हमारी सब्जियाँ, स्पेसिफिकली जब हम ऑफिस जाते हैं तो अक्सर मैं देखता हूँ कि सूखी सब्जी रहती है या बहुत कम रसे वाली सब्जी रहती है। हमें ले जाने में दिक्कत होती है, हमें डर होता है कहीं वो बिखर ना जाए, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब्जियों के मामले में सूखी सब्जी की तरफ चले जाते हैं। तो क्या चीज़ ऐसी है जो हमें वो जो लिक्विड पार्ट है स्टमक का उसको भरे, तो उसके लिए सोल्यूशन है पानी। तो भोजने च अमृतम वारी, मैं सदैव बोलता हूँ कि भोजन के साथ पिया गया जल अमृत के जैसा होता है। तो 125 ml मतलब लगभग 125 से 150 ml, तो एक छोटा गिलास, एक गिलास अमूमन जो बड़ा गिलास होता है वो 250 ml का होता है, तो आधा गिलास पानी जो है अगर आप भोजन के साथ लेते हैं तो यू मेक श्योर कि आपके पेट का 1 हिस्सा वो लिक्विड से भरा गया। ये एसेंशियल है। और आप जब आपको लगता है कि अभी आप थोड़ा और खा सकते हैं और तब आप उठ जाएं, तो फिर इसका मतलब आपने 1 हिस्सा एयर के लिए भी छोड़ दिया। देखिए, मैंने बहुत व्यवहारिक तरीके से आपको एकदम स्पष्ट बताया कि लगभग 250 ग्राम के आसपास जो है आपका सॉलिड, लगभग 125 से 150 ग्राम आपका पानी, मतलब आधा गिलास, पौना गिलास पानी सिप सिप करके लेना है, वो तरीका भी मैंने बताया। और जब आपको लगे आप थोड़ा और खा सकते हैं, अभी आधी रोटी की गुंजाइश है, 1 रोटी की गुंजाइश है, और आप उठ जाएं,
तो समझो कि आपने अग्नि के प्रज्वलित होने के लिए जो जगह स्टमक में छोड़नी थी वो भी छोड़ दी। ये है क्वांटिटी। नंबर 3, कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस को लेकर मैं सदैव बोलता हूँ कि आपको एक पूरी लिस्ट आयुर्वेद को माध्यम बना करके तैयार करनी है कि कौन सी 2 चीज़ें आप एक साथ ले सकते हैं और कौन सी 2 चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते। आज के टाइम पे आप देखिए, अब थोड़ा सा गर्मी शुरू हो गई है तो अभी शेक शुरू हो जाएंगे, मैंगो शेक, बनाना शेक, लीची शेक। आपको बताना चाहता हूं कि दूध में फल का मिश्रण ये बिल्कुल भी शास्त्रीय नहीं है, यानी कि एप्रिशिएबल नहीं है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, आप दही में अब टाइम चला कि आप नमक डाल के कभी मत खाइए। आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, जैसे आप लोग मूली गुड़ एक साथ खाते हैं, आप कोई ना कोई नॉन वेजिटेरियन फूड लेकर के और बाद में दूध के प्रिपरेशन, कोई क्रीम, कोई आइसक्रीम या दूध का कोई मीठा आप खा लेते हैं। तो नॉन वेज के साथ आप मीठा खा रहे हैं तो आप स्किन डिजीज, आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली नॉन वेज जो है, नॉन वेजिटेरियन फूड का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है। जिस पार्टी में जाओ वहाँ पे नॉन वेज अलग से सर्व होता है, और साथ में जो है फिर वो नॉन वेज खाने के बाद में कोई ना कोई दूध का आइटम जो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, आप मीठे के फॉर्म में आप खा लें, दूध और नॉन वेज का कॉम्बिनेशन हमें, तो हमें कॉम्बिनेशंस की भी लिस्ट बनानी है कि कौन सी 2 चीज़ें एक साथ खाई जा सकती हैं, कौन सी 2 चीज़ें एक साथ नहीं खाई जा सकती। उसके बाद फिर मैंने बात की थी टाइमिंग की। तो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग इन टर्म ऑफ डे टू डे, यानी कि दिन में कौन सी चीज़ खाना अच्छा है, रात में कौन सी चीज़ खाना अच्छा है, ब्रेकफास्ट में कौन सी चीज़ खाना अच्छा है, और क्या खाना अच्छा है उससे भी इम्पोर्टेंट है क्या चीज़ बिल्कुल ना खाएं। और उसमें मैं बड़ा सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ दही का। रात में दही ना खाएं। दधी अभिसंध्यानाम आपको शुगर का पेशेंट बना देगी, आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना देगी, आपको हार्ट का पेशेंट बना देगी, आपको आर्थराइटिस का पेशेंट बना देगी, आपको मोटा कर देगी, आपके शरीर में सूजन ले आएगी, आपके यूरिक एसिड को बढ़ा देगी। दही, जी हाँ, रात में खाई गई दही तो अच्छी चीज है, हम मानते हैं अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज भी तब तक अच्छी है जब तक आप उसको सही तरह से खाएं, सही मात्रा में खाएं, सही विधि से खाएं, तब तक वो अच्छी है। और अगर नहीं आपने खाया तो इसका मतलब है कि फिर आप जो है अच्छी चीज से भी अपने को बीमार करेंगे, आप अपने को फायदा नहीं करेंगे। अब फिर लास्ट में आता है वे ऑफ ईटिंग। मैंने सदैव बोला एक बात आपको कि आप खाना खाने का तरीका जो है एक चेंज ले आइए उसमें, और देखिए आपकी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिना किसी मेडिसिन के बहुत काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। आज जिस भी स्पीड से आप खाना खाते हैं, जो भी मेरा मित्र इस बात को सुन रहा है, जिस भी स्पीड से आप खाना खाते हैं, आप उस स्पीड को आधा कर दीजिए। अगर आप 10 मिनट में खाना खा के उठते हैं तो 20 मिनट में उठिए, 5 मिनट में उठते हैं तो 10 मिनट उठिए। थोड़ा कोशिश कीजिए, आपने आज जो खाना खाएं उसमें टाइम देख लीजिए कितना टाइम लगाते हैं, और धीरे धीरे अभ्यास कीजिए कि उतना ही खाना खाने में डबल टाइम लगाइए। उसका मुझे बताइए कि शरीर में मोटापा आता है क्या, शरीर में किसी तरह का अपच आता है क्या, शरीर में क्या वास्तव में अब दर्द होते हैं क्या, गैस की वजह से सिर दर्द का होना, नींद का डिस्टर्ब होना, तनाव का होना, ये सब का रूट कोज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। केवल आप खाना खाने की स्पीड कम कर दीजिए। कहते हैं जो व्यक्ति खाने के सॉलिड पार्ट को पीता है और खाने के लिक्विड पार्ट को खाता है तो वो व्यक्ति इन जनरल बीमार नहीं पड़ता। क्यों बीमार नहीं पड़ता? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम कभी खराब नहीं होता। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यानी कि पेट को सभी बीमारियों का आधार, सभी बीमारियों का मूल बतलाया गया है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और लेकिन वही बात है कि छोटी चीज़ें तो हैं, लेकिन आप उनको फॉलो करें तब आपको बड़े बड़े परिणाम देगी ये चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ज़रूर इसका फ़ायदा उठाओगे। और ऐसे ही बात करें हम जीवन शैली की, ये तो मैंने बात की खाने पीने की, ऐसे ही बात करें जीवन शैली की। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन भाई जुड़े हैं और क्या
क्वेश्चन आ रहे हैं। दीपा पवन कालरा जी को राधे राधे, सुशीला नेगी राधे राधे, मनोज कुमार सर हाई बीपी के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बताएं। देखिए, हाई बीपी का कारण पहले जानिए, क्योंकि हाई बीपी जो है वो बहुत सारे कारणों से, आज के टाइम पे तो आपको मानसिक तनाव होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। वो जेन्युइनली ब्लड प्रेशर है नहीं, लेकिन आपके मानसिक तनाव की वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो वहाँ पर आपको डी स्ट्रेस करना है अपने आप को। और वहाँ मैं हमेशा से सदैव बोलता हूँ, सुप्रज्ञा एक आयुर्वेदिक टॉनिक है, अर्क और कैप्सूल दोनों आते हैं। वो कोई भी मेरा मित्र जिसको अभी साल 2 साल में या जल्दी ही ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई है, और उसको चाहे ये ना महसूस हो, देखिए मैं एक बात बहुत बड़ी बोलने जा रहा हूँ, उसको चाहे ये बात महसूस ना हो कि उसको कोई मानसिक तनाव है, आपको नहीं महसूस होता, क्योंकि कभी कभी हमारे अपने व्यवहार के कारण, हमारे अपनी सोच के कारण, कभी कभी हमारी अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण हम लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग तनाव को अपने पास जो है वो महसूस नहीं करते। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, समाज ऐसा है, देश की स्थितियां ऐसी हैं, कभी घर की स्थिति होती है, कभी व्यापार की स्थिति होती है, कुछ ना कुछ दिमाग में चिंतन चल रहा होता है जो दिमाग को तनाव करता है। और उस तनाव की वजह से अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमें जो है ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं तो भी सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल साथ में जोड़िए। मैं एक चिकित्सक आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हो सकता है 50% से अधिक लोगों की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन 1-2 महीने में छूट जाए। सुप्रज्ञा एक ऐसा टॉनिक है जो बच्चे से लेके, युवा से लेके बुजुर्ग तक ले सकते हैं। लेने का तरीका बहुत ही सिंपल, अगर हम एडल्ट डोज की बात करें, बड़ों की बात करें, तो हम 2 चम्मच अर्क और 2 चम्मच पानी मिला करके इसकी शुरुआत कराते हैं। हर 3 दिन बाद इसकी 1-1 चम्मच बढ़ाते हैं, जब तक 5 चम्मच यानी कि 25 ml तक डोज ना पहुंच जाए। कुछ लोगों को 2-3 चम्मच में लगने लगता, हमें तो बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी नींद बड़ी अच्छी हो गई, जबकि हम सोचते थे हमारी नींद ही कच्ची है, लेकिन अब हम अच्छा सोने लगे, अब हमें एनर्जी लगने लगी। क्योंकि आज के टाइम पे 99% मुझे लगता है बीमारियां साइकोसोमैटिक हो चुकी हैं। एक इन्फेक्शन को हटा लीजिए और एक एक्सीडेंट को हटा लीजिए। इन्फेक्शन और एक्सीडेंट को छोड़ करके हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से त्रस्त हैं और बीमारियां साइकोसोमैटिक हो चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने जो है ध्यान देना है। तो डी स्ट्रेसिंग कीजिए, पेट साफ रखिए। गैस बनने से भी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, आपको हैरानी होगी कि एक व्यक्ति मेरे पास आया एंड उसने जो है मुझे ब्लड किसी और काम के लिए आया था, और उसने देखा मैं तो चिकित्सक हूँ, मेरी गाड़ी सर्विस करके वो लेके आया था। और उसने जब मुझे पाया कि मैं चिकित्सक हूँ तो मेरे से बोलने लगा, साहब एक बात पूछ लूँ, मुझे 3 ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर आता ही नहीं कंट्रोल में। मैंने उससे एक बात पूछी, तुम्हें मानसिक तनाव है? बोले नहीं। मैं वो तुम्हारा पेट, कहते पेट थोड़ा बहुत कब्जी रहती है, गैस बनती है, वो मैं उसकी चिंता नहीं है, वो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, जब मर्जी चला जाता हूँ फ्रेश होने, गैस के उसमें कुछ खा लेता हूँ, वो हो जाता है। मैंने उसको केवल और केवल एक रिक्वेस्ट की कि तुम अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ में सिंपल मेरी गैस की मेडिसिन अग्नि प्रभा टैबलेट और कुमारी आसव जोड़ लो। नाम भी मैंने दोनों ले लिए, देखिए कुमारी आसव अग्नि प्रभा साथ में जोड़ लीजिए, केवल पेट में गैस ना हो इसके लिए। एंड यू विल नॉट बिलीव, उसने वो उसी समय मेरे यहाँ से दवाई ली और फिर मेरे पास 15 दिन बाद लौट के आया। वो बोलता मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लगा। तो मैंने कहा अपनी 3 दवाइयों में से जल्दी से एक बंद करो, फिर देखो। फिर उसने कहा कि फ़ोन आया कि 2 से भी लो हो रहा है, फिर 1, और लास्ट में आप विश्वास कीजिए उसकी 1 गोली भी बंद हो गई। उसको केवल और केवल गैस की वजह से ब्लड प्रेशर था। तो मैं आज इस मंच से ये नहीं कह सकता कि आप ब्लड प्रेशर की गोलियां छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनको केवल गैस ठीक करने से, जिनको डी स्ट्रेस करने से, जिनकी थोड़ी नींद अच्छी करने से, थोड़ा सा अर्जुना वगैरह देने से ब्लड प्रेशर की केमिकल मेडिसिन बंद हो गई। लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर ये सदैव आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। अगर आपको कभी गैस की दवा देने से ब्लड प्रेशर लो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड प्रेशर से आपको मुक्ति मिल गई। तो आपको सदैव, अगर
वंस यू आर ए पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज, तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और मॉनिटरिंग भी बहुत लंबे लंबे अंतराल पे नहीं, 15 डेज पे आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो कोशिश कीजिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, पेट ठीक रखिए, डिस्ट्रेसिंग कीजिए, लेकिन फिर भी ध्यान रखते हुए चेकिंग जरूर करते रहिए। जतिन मल्होत्रा जी, सर क्रैक्ड लिप्स का आयुर्वेदिक इलाज। देखिए, सबसे पहले तो क्रैक्ड लिप्स जो होते हैं ये 2 कारणों से होते हैं। एक तो शरीर में जब वात बहुत बढ़ जाता है, दूसरा कभी कभी पित्त की वजह से भी होता है, लेकिन अधिकतर वायु। आप लगाइए, मेरे ख्याल से सबने आपको सलाह दी होगी कि होठों पे घी लगाइए, ठीक है, थोड़ा सा ब्लड प्यूरिफायर जैसे माणिक्य त्वक इत्यादि खाइए। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जतिन मल्होत्रा जी, कि कभी कभी एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उसकी वजह से भी हमारे होठ बहुत फटते हैं, सारे होठों पे एक पपड़ी सी जम जाती है और बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। तो एक बार आप जो है हमसे बात कर लें, और बात करके हमारे नंबर जो मैं अभी इस पोस्ट को डालने के बाद जरूर नंबर डालूंगा, और देखिए कि क्या मतलब आप जो है कोई ब्लड प्यूरिफायर, घी लगाना या बेसिक रेमेडीज अगर कर चुके हैं, तो मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑटो इम्यून पे करना होगा, तब आपके क्रैक्ड लिप्स को मैं ठीक कर पाऊंगा। बिकॉज आई हैव सीन दोज पेशेंट्स जिनको ब्लड प्यूरिफायर दे के, माणिक्य त्वक दे के, घी लगवा के और बहुत सारी चीज़ें लगवा के हम नहीं फ़ायदा पहुंचा पाए थे, लेकिन व्हेन वी ट्रीटेड दोज केसेज ऑन द लाइन ऑफ ऑटो इम्यून, तो हमें फ़ायदा मिला। तो एक बार ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप जो है वो फ़ोन करके पूरी हिस्ट्री दें। अनूप सिंह जी को नमस्ते। पंकज मिश्रा जी, IBS का इलाज। पंकज मिश्रा जी, IBS देखिए वो बीमारी, सिम्टम बता देता हूँ जिससे बहुत सारे मेरे भाई समझ जाएं, क्योंकि IBS एक ऐसी बीमारी है जो आज घर घर पहुँच गई, जन जन तक पहुँच गई है। IBS में 2 वैरायटी देखने को मिलती है, एक IBS D, एक IBS C। D का मतलब होता है वो व्यक्ति दिन में अनेकों बार फ्रेश होने के लिए जाता है, मल जो है वो थोड़ा सा गीलापन लिए हुए होता है, बंद के नहीं होता, चिकनापन लिए हुए होता है, मरोड़ के साथ पेट में हल्का क्रैम्प्स होगा। एंड अनफॉर्चुनेट फैक्ट यह है कि आप अनेकों बार जाने के बाद भी आपको ये तसल्ली नहीं मिलती कि आपका पेट साफ हो गया। तो ये बीमारी IBS साइकोसोमेटिक कहलाती है, आपको शरीर से भी खराब करती है, और उसका धीरे धीरे आपके मानसिक रूप से भी आपको बहुत परेशान, इरिटेट कर देती है। आप कमज़ोर होते जाते हैं, वजन कम होता जाता है, धीरे धीरे आपका काम से मन हटने लगता है, लोगों से बातचीत करने का काम मन नहीं करता आपका। सो IBS इज ए साइकोसोमेटिक डिजीज, जिसके बारे में सदैव मैं बोलता हूँ कि जान नहीं लेती लेकिन जीने नहीं देती, यह एक ऐसी बीमारी है। तो IBS के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि नंबर 1, पहली बात आपको आयुर्वेदिक इलाज कराना है। नंबर 2, आयुर्वेद में संदीपन कैप्सूल, अगर सिंगल मेडिसिन पे जाना है तो संदीपन कैप्सूल 2 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम। सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में भोजन से पहले, रात्रि में भोजन से पहले ये लेना है। और संदीपन के साथ यदि कुछ मेडिसिन और जोड़ने का आपका मन है तो कुड़जारिष्ट है, अथाग्नि है, MK रस है, ये सारी मेडिसिन है। लेकिन आपको मैं जो मेरे भाई IBS से पीड़ित हैं उनको कहना चाहता हूँ कि IBS का इलाज आयुर्वेद में है। आप निराश होकर घर ना बैठें, आप आयुर्वेद से IBS को ट्रीट कराएं। IBS को हम लोग संग्रहणी रोग बोलते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, IBS के रोगी जो है वो दूध का सेवन ना करें। दूध, खाली दूध नहीं, दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन ना करें, मैदे का सेवन ना करें। हरे पत्तेदार सब्जी उनके लिए बहुत नुकसानदायक है, जैसे पालक, सरसों, मेथी, बथुआ नहीं खाना चाहिए। भारी दालें, साबुत दालें जैसे उड़द हो गई, राजमा हो गया, चने हो गया, उनके लिए अच्छी नहीं। और कोशिश करें नॉन वेजिटेरियन फूड को भी छोड़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है IBS पेशेंट को, कच्ची चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। मैं अपने पेशेंट को सलाद जो होता है वो बंद कर देता हूँ, स्प्राउट्स बंद कर देता हूँ, और वो पेशेंट्स खाने पीना ठीक रखते हैं, संदीपन कैप्सूल खाते हैं, और बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। तो IBS के पेशेंट को आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग निराश ना हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करें।
मनोज कुमार जी का भी क्वेश्चन लेते हैं। सर मुझे डिप्रेशन के वजह से बीपी बढ़ता है और मेरा पेट साफ नहीं रहता। देखिए अब दोनों बातें आपने लिख दी जो मैंने कहा था कि आप मनोज कुमार जी बोल रहे हैं मुझे डिप्रेशन की वजह से, और साथ में जो है वो पेट सही ना होने की वजह से होता है, मुझे बीपी बढ़ा हुआ है। तो भाई मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सुप्रज्ञा लीजिए और साथ में कुमारी आसव और अग्नि प्रभा। तो आप इस प्रोग्राम के बाद जो नंबर हमारे आएंगे उन नंबरों को आप जो है देखिए और उन पर बात कीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप अपने से पहचान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो ब्लड प्रेशर है वो डिप्रेशन की वजह से है और पेट की वजह से है। तो आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप खाते रहे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ये जो मैंने दोनों मेडिसिन बताई हैं, सुप्रज्ञा अर्क, सुप्रज्ञा कैप्सूल और खाना खाने के बाद कुमारी आसव, अग्नि प्रभा, ये लेना शुरू कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। मनीषा मैनी क्या कहती हैं, टंग की टिप लाल हो रही है कुछ दिन से। मनीषा जी, टंग की टिप लाने का मतलब प्राइमरली पेट में गर्मी है, तो ऐसे में एसिनो अर्क और एसिनो कैप्सूल ये दोनों आप सेवन कीजिए और आपके पेट की गर्मी शांत हो जाएगी। इसके अलावा कामदुदा रस, थोड़ा सा मोतीसार, ये सब टैबलेट्स हमारे पास आयुर्वेद में हैं, ये लीजिए। अगर आप तीखा खा रहे हैं, बहुत मिर्च मसाला खा रहे हैं, बहुत खटाई की चीज़ें खा रहे हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। ये बेसिकली निशानी है गर्मी की। और मीना वंशी, वेट लॉस कैसे हो। देखिए वेट लॉस करने के लिए तो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक रेमेडी नहीं है। वेट लॉस करने के लिए दो काम करना होगा, आपको खान पान ठीक करना होगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी होगी। खान पान ठीक करने का मतलब क्या है, मैं आज से काम शुरू कर दीजिए। मीना जी आपने वेट लॉस करना है ईमानदारी से, तो वो ये कि आप 2 चपाती खाती हैं और 1 कटोरी सब्जी खाती हैं। आज इसको रिवर्स कर दीजिए, 1 चपाती खाइए, 2 कटोरी सब्जी खाइए। आप थोड़ा सा अपने खाने में सैलेड को जोड़ लीजिए, फ्रूट्स को जोड़ लीजिए, और आप 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक, मतलब ऐसी वॉक कि बढ़िया से शरीर हिल जाए, पसीना आ जाए, करना शुरू कीजिए। और फिर वजन देखिए कैसे कम होता है, वजन कम होगा। अगर उसके बाद भी वजन कम ना हो तो फिर हम जो है, हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं जो एक तरह से जो स्टैग्नेंट मेटाबॉलिज्म होता है, जो रुका हुआ मेटाबॉलिज्म है, उसको एक्सीलरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब मंजू कालरा जी भी नमस्ते बोल रही हैं, मनीष सैनी जी बोल रहे हैं CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज और हाई बीपी और हाई शुगर। ये देखिए ये थोड़ा सा दुविधाजनक कंडीशन है, किडनी पेशेंट है और शुगर और बीपी हाई है। इन जनरल देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मिथ मैं दूर करना चाहूँगा। लोग बोलते हैं कि साहब आपकी किडनी ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हो गई, लेकिन आप इस चिकित्सक को याद रखिएगा सदैव। मैं बोलता हूं कि जिस दिन आपको ब्लड प्रेशर आने लगे, आप मान के चलिए कि उसी दिन वो आए इसलिए है कि कहीं ना कहीं किडनी पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ है। तो इसलिए आप इन बिटवीन इंटरमिटेंटली किडनी को ताकत देने वाला काढ़ा, जैसे संजीवनी क्वाथ बड़ा पॉपुलर है आयुर्वेद में, पुनर्वाष्टक क्वाथ बहुत पॉपुलर है, इनका सेवन करना शुरू कर दिया कीजिए। नहीं तो इस भ्रम में रहेंगे कि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब हो गई। किडनी तो कमजोर पड़ चुकी थी इसलिए ब्लड प्रेशर आया, और धीरे 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 किडनी खराब हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, केवल दवाइयों के बल पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या है, ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो रहा है, उधर किडनी खराब होना चालू है। और 10 साल बाद 15 साल बाद सब ब्लड प्रेशर की वजह से बोल दिया हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, किडनी खराब हो गई बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर। ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। और जी कवलजीत कौर चुग, मेरी डॉटर को जब भी फीवर होता है उसकी बोन्स में दर्द होता है, तो ये मतलब वायरल फीवर की तरफ निशानी है। तो मैं वो कोई भी व्यक्ति जिसको फीवर के साथ बहुत अधिक दर्द हो, वो एक आयुर्वेदिक दवा का नाम नोट करे, वीजारण। वीजारण 1 टैबलेट सुबह शाम ले। बुखार दर्द के साथ होना मतलब सीधे सीधे वायरल की तरफ इशारा। तो आपको वायरल से बाहर आना है तो वीजारण टैबलेट 1 आपको सुबह शाम लेनी होगी। दिव्या कोहली क्या लिखती हैं जी, सर हाउ टू इंक्रीज हाइट ऑफ 14 ईयर ओल्ड बॉय। सबसे पहले तो आप उस बच्चे को 3 आसन कराने शुरू कीजिए, ताड़ आसन,
शलभ आसन और भुजंग आसन, ये 3 आसन कराइए, उसकी हाइट बढ़ेगी। 14 साल का बच्चा है। कभी कभी हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग कैल्शियम वगैरह देना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम देने से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती हैं, वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, लेकिन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। वो मजबूत, कैल्शियम से मजबूत हो जाती हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो बच्चों को इन जनरल, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दांत वात निकल रहे हैं, तब हम कैल्शियम देते हैं। लेकिन जब वो ग्रोथ में होते हैं तो हमको बहुत लिमिटेड कैल्शियम देना होता है। और जो नेचुरल सोर्सेज हैं, दूध वूध है, उनके थ्रू कैल्शियम बहुत अच्छा पहुंच जाता है। जब हम हाइट इत्यादि के चक्कर में कैल्शियम देते हैं तो थोड़ा सा नुकसान हम कर लेते हैं अपना, तो वो नहीं करना है। चेतन शर्मा जी को नमस्ते। चेतन शर्मा जी लिखते हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। चेतन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संगीता बालियान जी, वी जारन टैबलेट मॉर्निंग में, वी जारन टैबलेट एक सुबह एक शाम लेनी होती है संगीता जी, जब हमें बुखार होता है दर्द के साथ। मतलब जब भी आपको ये शब्द सुनने को मिले कि आपको वायरल फीवर है तो आपको वी जारन लेना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो एक पैरासीटामोल हो गया, अब वो वायरल फीवर है कि इन्फेक्टिव फीवर है कि वो किसी और कारण से फीवर है, लेकिन हम पैरासीटामोल लेकर के अपना काम चलाते हैं और फिर थोड़ा लंबा खिंच जाता है। आप वायरल लोड को कैसे कम करेंगे? वायरल फीवर है, कफ कोल्ड साथ में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर कफ कोल्ड साथ में है तो आपको मोटा मोटा निशानी मिल जाती है कि आप वायरल फीवर से सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको वी जारन बहुत हेल्प करेगी। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, कुछ खा के लेना होता है, खाली पेट नहीं। और सतपाल स्वदेशी जी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत है। और ये लिखते हैं क्या, चरक संहिता के अनुसार 2 प्रमुख भाग, प्राण और अग्नि। प्राण और अग्नि, इसका अर्थ है जिंदगी की ताकत और बचाने की ताकत। देखिए, प्राण और अग्नि, सतपाल स्वदेशी जी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो बताना चाहता हूं कि अग्नि को कैसे बतलाया गया आयुर्वेद में, वहां बताया गया, ध्यान दीजिएगा। अब स्वदेशी जी ने जब बात छेड़ी है सतपाल जी ने, तो फिर मैं, एक सूत्र तो बनता है यहाँ पे चरक का बोलना। बोला गया है कि अग्नि को प्राण ही बोला गया है। कहते हैं शांते अग्नियों में रहते, ये अग्नि है जिसके शांत हो जाने पर आदमी मर जाता है। हम क्या बोलते हैं, ठंडा पड़ गया। युक्ते चिरम जीवते नाम है, जब तक युक्त है आप चिरकाल तक जीवित है। और रोगी स्याद विकृते, और यही अग्नि है जिसके विकृत हो जाने पर, डिस्टर्ब हो जाने पर आप रोगी बन जाते हैं। मूलम अग्निम तस्मिन उचित, इसे शरीर का यदि कोई मूल है तो अग्नि है। एक और सूत्र आया है, आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचय प्रभा, ओजस तेजो अगण्य है, प्राणाश्च उक्ता देवनी हेतु का। किसी भी व्यक्ति की आयु, उसका वर्ण, उसका बल, उसकी वृद्धि, उसका काम करने का उत्साह, आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचय प्रभा, ओज, तेज, उसका वर्ण, और उसकी एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता, और यहाँ तक कि प्राणाश्च उक्ता, प्राण भी देह अग्नि हेतु का, देह अग्नि के कारण ही है। तो स्वदेशी जी आपने बिल्कुल सही कहा, अग्नि और प्राण तो ऐसा चोली दामन का संबंध है। आपके प्राण, आप तब तक ही जीवित हैं जब तक शरीर में गर्माहट है। शरीर ठंडा पड़ गया मतलब प्राण नहीं रहे, प्राणहीन हो गए, चेतनाहीन हो गए। रेखा बजाज, सर मुझे एसिड बहुत बनता है। देखिए रेखा बजाज जी, जो लोग को भी एसिडिटी, गैस, इन सब की शिकायत है, मैं कहना चाहूँगा बेसिक डाइजेशन को हमको ठीक करना है। क्योंकि हम सीधे अगर एसिडिटी की दवाई लेते हैं तो एसिड कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी अंतर है, अगर हम आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं एसिडिटी की, तो वहाँ पे फिर भी आयुर्वेदिक दवाओं के साथ में एक संभावना रहती है कि आप जो है वो दवाइयाँ आपको धीरे धीरे ठीक भी कर देंगे। लेकिन जो केमिकल मेडिसिन ले करके और अपनी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो लोग कभी एसिडिटी से बाहर नहीं आ पाते। तो हमें जो है ये ध्यान देना है कि आयुर्वेदिक इलाज कराएं, नंबर 1। नंबर 2, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने पाचन को सही रखने के लिए, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। हमें खाने की क्वालिटी, खाने की क्वांटिटी, खाने के कॉम्बिनेशन, खाने का तरीका और खाने का समय, इन 5 चीज़ों को करेक्ट करना पड़ेगा। एसिडिटी
को ठीक करने के लिए फौरी तौर पे एसिनो अर्क और एसिनो कैप्सूल आयुर्वेदिक है लेकिन बहुत प्रभावी है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 4 चम्मच की मात्रा में अर्क लेना होता है और कैप्सूल 2 लेने होते हैं सुबह शाम। छोटे बच्चों को देना है अगर 12 साल से नीचे है तो 2 चम्मच अर्क और 1 कैप्सूल आप दे सकते हैं। आज अभी के लिए मैं यहीं रुकूंगा, लेकिन इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी हो सकता है कल फिर मैं आपको 9 बजे मिलूंगा, आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। सभी भाइयों को, तजिंदर सिंह जी, सुमन शर्मा जी और दिव्या कोहली चोपड़ा जी, आप सबको मेरा नमस्ते। और इस उम्मीद के साथ कि हम कल 9 बजे कोशिश करूंगा आधे घंटे के लिए ज़रूर टाइम निकाल के। शिवेश पाटिल और जी प्रसमनी शर्मा जी, सभी को मेरा नमस्ते। विजया शर्मा जी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। आज के लिए इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति शांति शांति।